जिसमें जिनोवो बोल रहा होता है कि मैं हमेशा से सोचता था कि क्या मॉन्स्टर भी डर महसूस करते हैं या नहीं, पर अब मुझे पूरा यकीन है। इतना कहते ही जिनोवो आखिरी बचे हुए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है जो इन तीनों का लीडर था। जिनोवो की आंखों में एक अलग ही ब्लड डस्ट दिख रही थी। इस वक्त वो खुद एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। वो मॉन्स्टर तुरंत अटैक करता है और जिनोवो के वाइटल स्पॉट को टारगेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनोवो आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और अपने एक अटैक से उसके तलवार के 2 टुकड़े कर देता है। जिनोवो उसका फेस ग्रैब करके उसका मास्क तोड़ने वाला होता है, तभी एक आवाज़ आती है, आई गिव अप। जिनोवो तुरंत समझ जाता है कि ये एक लड़की की आवाज़ है। जब वो मास्क उतारता है तो सच में वो एक लड़की होती है जो तुरंत घबरा करके बोलने लगती है, मुझे मरना नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जिनोवो कहता है, पहले तुमने हमारे सोल्जर्स पर अटैक किया और अब माफ़ी मांग रही हो। लड़की कहती है, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने बस अपनी और अपने साथियों की रक्षा करने के लिए किया था, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिनोवो सोचता है, मैंने इतना सेल्फिश डीमन आज तक नहीं देखा और ये दिखने में भी इंसानों जैसा लग रही है। वो अभी सोच ही रहा होता है कि उसे छोड़ना चाहिए या नहीं, तभी वो लड़की पीछे से अटैक करने का ट्राई करती है, लेकिन इस बार टस्क तुरंत अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके जिनोवो को बचा लेता है। जिनोवो गुस्से में बोलता है, तुम क्या कर रही हो? लेकिन लड़की फिर से माफ़ी मांगने लगती है और नीचे झुक जाती है। टस्क को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि कहीं ये कोई और ट्रिक ना हो, इसीलिए वो अपने ग्रेविटेशन मैजिक का यूज़ करके उसे हवा में उठा लेता है। डर के मारे लड़की बोलती है, तुम्हें जो चाहिए मैं वो दूंगी। तुम्हें एंट्री पास चाहिए ना नेक्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए? मेरे क्लैन वालों के पास सेफली रखा गया है। अगर तुम मुझे बिना कुछ किए उनके पास पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें एंट्री पास दे दूंगी। जिनोवो सोचता है, तो इसीलिए हमें अब तक एंट्री पास नहीं मिला। मुझे नहीं लगा था कि मॉन्स्टर खुद उसका प्रोटेक्शन कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी जिनोवो को इस पर डाउट होता है, इसीलिए वो अपना ब्लड डस्ट एक्टिवेट करके उससे गुस्से में पूछता है, क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ? लड़की पूरी तरीके से डर जाती है और तुरंत कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। जिनोवो कहता है, ठीक है, मुझे तुम एंट्री पास दे दो, मैं बिना किसी को हार्म किए यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ तुम लोग हो कौन? इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है एक नई जगह पर। वहाँ एक मॉन्स्टर दिखाई देता है जो समुद्र पार करके आया है और अब हंटर और सिविलियन को मार रहा है। ये वही मॉन्स्टर है जो सीजन 1 के एपिसोड 1 में दिखाया गया था, जो जेजू आइलैंड के डंजन ब्रेक के बाद भाग गया था और अब सालों के बाद मॉन्स्टर फाइनली आइलैंड क्रॉस करके रियल वर्ल्ड में आ गया है। अगर आपको डंजन ब्रेक का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो बता दूं कि अगर एक डंजन के बॉस को 7 दिन के अंदर नहीं हराया जाए तो उस डंजन के सारे मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में आने लगते हैं। इसे ही डंजन ब्रेक कहते हैं। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और जरा सा भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। फिर सीन वापस डीमन कैसल पर शिफ्ट होता है। जिनोवो उस मॉन्स्टर लड़की से सवाल पूछ रहा होता है, तुम लोग कौन हो? क्या तुम भी वही आवाज़ें सुनते हो जो इंसानों को मारने के लिए कहती है? लड़की सर हिलाती है, नहीं, हमें अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। जिनोवो क्यूरियस हो जाता है, अलग तरह की आवाज़ मतलब? लड़की कहती है, हमें सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है अपने इलाके की रक्षा करो। जिनोवो के मन में नए नए सवाल उठने लगते हैं। उसे लगता है कि ये उसके सिस्टम के बारे में जानने का सबसे अच्छा मौका है। वो एक और सवाल करता है, तुम ये आवाज़ कब से सुन रही हो? लड़की कहती है, जब से हमने अपनी आंखें खोली है। जिनोवो और भी क्यूरियस हो जाता है, तो फिर आंखें खोलने से पहले तुम लोग कहाँ थे? लड़की सोचने लगती है और फिर कहती है, डीमन वर्ल्ड में, लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ आ गए। जिनोवो और भी गहरे सवाल करता है, डीमन वर्ल्ड में तुम लोग क्या कर रहे थे? अचानक से लड़की ग्लिच होने लगती है, जैसे कोई चीज़ उसके सिस्टम में इंटरफेस डाल रही हो, लेकिन वो एक शब्द कहने में सफल हो जाती है, वॉर। जिनोवो शॉक हो जाता है, वॉर किसके खिलाफ? लड़की धीरे से बोलती है, एक बहुत ही शक्तिशाली दुश्मन के खिलाफ जो इतना पावरफुल था कि सारे डीमंस को मिलकर एक साथ आना पड़ा था। लेकिन जैसे ही वो कुछ और बोलने वाली होती है उसके सिस्टम और ज़्यादा ग्लिच होने लगता है। एक वार्निंग मैसेज आता है, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की लिमिट एक्सीड हो गई है और अब डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। जिन्हों समझ जाता है कि सिस्टम खुद उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं करने दे रहा है, लेकिन वो एक लास्ट अटेम्प्ट करता है और पूछता है, कौन है वो शक्तिशाली दुश्मन जिसके बारे में तुम बात कर रही हो? लड़की कुछ कहने वाली होती है, लेकिन तभी सिस्टम फिर से इंटरफेस डाल देता है। इस बार वो बेहोश हो जाती है। अब जिन वो के सामने और भी ज़्यादा बड़े सवाल हैं। कौन है वो पावरफुल एनिमी जिसके लिए डेमन एक साथ आए थे, और जिन वो को सिस्टम इतनी इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं देना चाहता? सीन वापस एंट मॉन्स्टर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कुछ हंटर्स फाइट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगता है कि ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं है। इस एंट मॉन्स्टर की स्ट्रैटेजी अलग होती है। सबसे पहले ये ग्रुप के सबसे वीकेस्ट हंटर को मार डालता है, फिर बिना किसी देरी के हीलर को भी खत्म कर देता है, जिससे टीम के बचे खुचे लोग डिफेंसलेस हो जाएंगे। इस मॉन्स्टर के पास सिर्फ ब्रूट स्ट्रेंथ ही नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट हंटिंग इंस्टिंक्ट भी होती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ये एक वीडियो क्लिप थी।
जो कोरिया के हंटर एसोसिएशन के मीटिंग रूम में चल रही थी। इस नए तरह के एंट को म्यूटेंट एंट कहा जा रहा था। पहली बार ये जापान के एक आइलैंड पर देखे गए थे, जहां सिर्फ एक एंट को खत्म करने में पूरा एक दिन गया था। इस फाइट में 4 ई रैंक हंटर्स, एक डी रैंक हीलर और एक सी रैंक लीडर मारा गया था। आखिर में एक ए रैंक हंटर आया, तब जाकर सिचुएशन कंट्रोल में आई। ये जानकर मीटिंग रूम में हलचल मच जाती है। सभी लोगों के मन में एक ही सवाल होता है, क्या सिर्फ एक ए रैंक हंटर ही मॉन्स्टर को रोक सकता है? जापान की तरह कोरिया में भी बहुत सारे आइलैंड है। अगर ये म्यूटेंट एंट कोरिया तक पहुंच गए तो खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। चेयरमैन भी टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, हम हर आइलैंड पर नज़र नहीं रख सकते और अब तो ये एंट उड़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये कहीं भी जा सकते हैं। ये सुनते ही सभी हंटर टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया के पास ज़्यादा हाई रैंक हंटर्स भी नहीं है। लो रैंक हंटर्स तो इन एंट्स के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। मीटिंग यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन चेयरमैन के मन में नया सवाल आने लगता है, किस कंट्री से मदद मांगा जाए। चाइना और रशिया से मदद लेना मुश्किल है, क्योंकि वो खुद एक काफ़ी बड़ी कंट्री है। वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा हंटर्स की ज़रूरत होती है। यूएसए ने पहले ही मना कर दिया है। जब पिछली बार एस रैंक गेट ओपन हुआ था, तभी चीफ जिनउल आते हैं और कहते हैं, मीटिंग के दौरान मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन एक यूएसए का एस रैंक हंटर हमसे कांटेक्ट कर चुका है। जिनचुल बताते हैं कि ये कोई और नहीं, डोंगसू है। अगर आपको याद नहीं हो तो ये वही है जिसको जिनवो के फादर ने पीटा था। डोंगसू भी जेसू आइलैंड के रेड में मदद करना चाहता था, लेकिन चेयरमैन और जिनचुल दोनों को पता था कि सिर्फ ये एक वजह से इंटरेस्टेड है, जिनवो। जिनचुल फिर बताता है, सिर्फ डोंगसू ही नहीं, एक नेशनल लेवल हंटर ने भी हमसे कांटेक्ट किया है। सीन वापस डीमन कैसल में शिफ्ट होता है, जहां वो डीमन लड़की होश में आती है। हाँ, अब उसका नाम रिवील होता है, एजिल। जिनवो सीधा उससे एंट्री पास के बारे में पूछता है और कितनी दूर जाना है ये जानना चाहता है। तभी हमें डीमन कैसल के अंदर एक और कैसल दिखाई देता है जो एजिल का होता है। वहाँ एक बॉस उसका फादर होता है। जैसे ही एजिल जिनवो को अंदर ले जाती है, उसके फादर घबरा जाते हैं और बोलते हैं, एजिल, ये तुमने किसे हमारे कैसल में ले आई हो?